नमस्कार। स्वागत है कैरियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी बढ़िया से चल रही होगी क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं आपके सामने लगी हुई हैं। तो उसी के क्रम में आज थोड़ा सा संविधान का एक बहुत छोटा सा टॉपिक उस पर बात करेंगे। और ये चूंकि बेस है सरकारों को समझने के लिए, तो आज हम सरकार क्या होती है और सरकार के कितने प्रकार होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर भारत के संदर्भ में सरकारें क्या हैं और भारत में सरकार का कौन सा स्वरूप है, इस पर चर्चा किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में जैसा आप देख पा रहे हैं कि शासन क्या है, शासन कितने प्रकार का होता है और उस शासन में किस किस प्रकार की सरकार होती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो यदि हम देर ना करते हुए यदि इस लेक्चर की शुरुआत की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं कि शासन क्या होता है। तो यदि भारतीय शासन व्यवस्था की बात करने से पहले यदि हमारा संविधान जब लागू हुआ उसके पहले की बात करें, हम ब्रिटेन के अधीन थे। ब्रिटेन के अधीन के पहले भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने शासन किया। और ये भारत की ही नहीं बात कर लें, पूरे विश्व समुदाय या विश्व देश में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चली आ रही हैं। अब शायद जो दूसरी शासन व्यवस्था है वो शायद ही विश्व के किसी ही देश में प्रचलित हो, लेकिन यदि इतिहास में हम जाएं तो इतिहास और इतिहास के थोड़ा सा और वर्तमान के थोड़ा सा पहले और बहुत पहले दोनों समयों के बीच में यदि हम बात करें तो जो शासन था, किसी देश का जो शासन व्यवस्था था, वो दो प्रकार के शासन व्यवस्थाओं में बटा था। एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। एक जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। और दूसरी जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, या इसको आप वंशानुगत शासन व्यवस्था भी कह सकते थे। इसको आप वंशानुगत शासन व्यवस्था भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। वंशानुगत शासन व्यवस्था के नाम से भी इसको आप संबोधित कर सकते हैं। तो विश्व समुदाय के देशों में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी। एक था लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा था राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। प्रारंभ में प्राचीन इतिहास में यदि हम जाएं तो शासन की शुरुआत यहीं से होती है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन का दौर आया। इस व्यवस्था में बहुत सारी कमियां आई, बहुत सारी इसमें कुरीतियां शुरू हो गई। बहुत सारे ऐसे तानाशाही शासक हुए जो इस शासन व्यवस्था को एक क्या कह सकते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश की और बदनाम हुई ये शासन व्यवस्था। फिर वहां की जो शासन सत्ता से जो पीड़ित जनता थी उसने परिवर्तन की मांग की और उसी परिवर्तन स्वरूप एक नई शासन व्यवस्था आई जिसको हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आप जानते ही हैं, वंशानुगत शासन व्यवस्था, राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, या उत्तराधिकार शासन व्यवस्था इसको आप कह सकते हैं। इसको उत्तराधिकार शासन व्यवस्था के नाम से भी जान सकते हैं। अब जब इसमें कमी आई तो कमी के परिणाम स्वरूप लोगों के मांग पर, लोगों के इच्छाओं के अनुरूप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोगों के मांग पर एक नई शासन व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे हम लोकतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो विश्व समुदाय के देशों में ये दो प्रकार की शासन व्यवस्था सामने उभर कर आई। धीरे धीरे ये जो शासन व्यवस्था थी इसका लोप होता चला गया और आज लगभग विश्व समुदाय के देशों में ये लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो ये शासन व्यवस्था दो तरीके से चली। अब
जब ये लोकतंत्रात्मक ये धीरे धीरे नीचे दबती गई और ये शासन व्यवस्था का उभार होना शुरू हुआ। अब जब ये शासन व्यवस्था आगे आई तो इस शासन व्यवस्था को भी दो रूपों में आगे बढ़ाया गया या इसके भी दो प्रकार आगे बढ़े। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? वर्तमान में इसी दो प्रकार की शासन व्यवस्था विश्व के देशों में पाई जाती है। और ये ध्यान रखना, ये दोनों शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक ही है। लोकतंत्रात्मक के अंतर्गत दो शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। अब दोनों जो हैं वो लोकतंत्रात्मक के ही रूप हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के दो रूप हैं तो एक कोई दूसरा है एक कोई दूसरा है दोनों यही, बस शासन प्रणाली के तरीकों के आधार पर एक अलग है, लेकिन दोनों लोकतंत्रात्मक है, प्रजातंत्रात्मक है। तो अब ये जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है वो दो रूपों में पाई जाती है। वो कौन कौन सी है? तो यहां देख लीजिए, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो दो तरीके से होती हैं, दो प्रकार से शासन करती। शासन तो देखो, शासन करने का तरीका हो सकता है यहां भी वही हो यहां भी हो, लेकिन उनको चुनने का तरीका, उन पर नियंत्रण का तरीका, उनकी संरचनात्मक ढांचा, इसके आधार पर भिन्नताएं हैं और इन भिन्नताओं के आधार पर ही लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था दो प्रकार से सामने आई। एक को संसदीय शासन व्यवस्था या संसदात्मक सरकार या संसदात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जाना गया, और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक सरकार के नाम से जाना गया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के ये जो दोनों रूप हैं, ये शासन अलग अलग नहीं हो सकता है, बस एक संगठनात्मक ढांचा के रूप में, नियंत्रण के प्रकार के रूप में, चुनने के आधार पर ये भिन्नताएं हैं। हो सकता है कि शासन एक ही तरीके से इसमें भी चले और इसमें भी चले, नियम कानून के। अच्छा देखो, चूंकि ये जब लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है तो संविधान के नियमों के तहत दोनों जगहों पर शासन व्यवस्था चल रही है। यहां भी संविधान के नियमों के अनुसार और यहां भी संविधान के नियमों के अनुसार, बस संगठनात्मक भिन्नताएं हो सकती हैं, चुनने के तरीकों पर भिन्नता हो सकती है। जो सरकारें, शासन व्यवस्था में सरकारें जो चुनी जाएंगी उन चुनाव के आधार पर भिन्नता हो सकती है, या नियंत्रण के तरीकों पर व्यवस्था हो सकती है। ठीक है ना? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था दो रूपों में पाई गई, एक संसदात्मक और दूसरा अध्यक्षात्मक। और ये अलग अलग कैसे हुए? देखो, सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य ये जो दो व्यवस्थाएं हैं, देखो शासन की बात नहीं की गई है, किसके आधार पर ये दो व्यवस्थाएं आई सामने? कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार में वर्गीकृत होती है। ये जो वर्गीकरण है, ये कार्यपालिका और विधायिका में क्या संबंध है इसके आधार पर वर्गीकरण है, ना कि शासन के तरीकों के आधार पर वर्गीकरण है। ध्यान देने की बात है। अब कार्यपालिका और विधायिका क्या होती है? तो देखो, शासन के तीन अंग होते हैं। शासन के तीन अंग कौन कौन? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका और विधायिका में क्या संबंध है, उसके नेचर के आधार पर ये सरकारें बटी हुई हैं। अब जान लेते हैं कि संसदीय सरकार क्या होती है और अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती है। तो आइए आगे इस पर बात करते हैं। अब देखिए संसदीय सरकार क्या होती है। तो सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखो, आप थोड़ा सा समझो कि कार्यपालिका और विधायिका ये क्या है।
तो सामान्य रूप में शासन में विधायिका का काम कानून बनाना होता है और कार्यपालिका का काम उसको कानूनी रूप देना होता है और न्यायपालिका का काम उसको लागू करवाना होता है। तो ये बनाएगा और ये उसको कानूनी रूप देगा। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था होती है वह कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए या कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। जो कार्यपालिका कोई कानून आगे बढ़ाएगी तो उसकी जवाबदेही होगी विधायिका के प्रति, अर्थात जहां कानून बनेगा। अच्छा, अभी यहां बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, जब भारत के संदर्भ में इसकी विशेषताओं पर हम बात करेंगे भी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कार्यपालिका जिम्मेदार होती है। अब जैसे मान लिया जाए भारत में कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित हैं, तो माना यह जाता है कि भारत में जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वो नाम मात्र की होती हैं। जो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो किस में निहित होती हैं, वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। तो भारत में, भारत के संदर्भ की बात कर लें या जहां भी संसदीय सरकार होगी उस संदर्भ में बात कर लें, तो जो प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा, जो प्रधानमंत्री होता है और उसका मंत्रिमंडल जो होता है, जो उसका मंत्रिमंडल होता है, इसी में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां इसी में निहित होती हैं। अच्छा, कहा भी जाता है कि चुना हुआ एक राष्ट्रपति होता है जिसमें कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, अपने कार्यों के संचालन के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है और वही मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल शक्तियों का उपयोग करती है, शासन व्यवस्था को चलाती है। तो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल हुआ। अब ये प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां जिसके हाथों में निहित है, ये वहां जिम्मेदार होगी या वहां उत्तरदायी होगी, कहां, विधायिका के प्रति, जहां कानून बनेगा। और विधायिका कहां होती है, संसद होती है। विधायिका कानून कहां बनता है, संसद में बनता है। तो ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात यहां वहां उनकी, इन लोगों की जवाबदेही होती है। तो जब ऐसी व्यवस्था होती है कि कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका अर्थात संसद में उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद में जवाबदेही होती है, ये तभी तक अपने सत्ता में, पावर में होते हैं जब तक संसद में इनका विश्वास होता है। तो इसीलिए ये उत्तरदायी होती है। और जब ऐसी व्यवस्था होती है तो उसी को हम संसदीय सरकार के नाम से या संसदात्मक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं, अर्थात जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। आया समझ में? इस व्यवस्था को, जो संसदीय सरकार व्यवस्था है, इसको कैबिनेट सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसको, इसके कई नाम हैं, जैसे कैबिनेट सरकार अभी मैंने बताया। दूसरा, उत्तरदायी सरकार, कहा ही गया है कि इसको विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना होता है। सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप होता है, क्योंकि ये ब्रिटेन के नाम से प्रचलित, ब्रिटेन में जब संसदीय शासन व्यवस्था लागू की गई तो ये नाम उभर करके सामने आया, इसलिए इसको सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। तो ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है, इसके कई जो है नाम भी हैं। आया समझ में? संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है ना? चलिए, ऐसी व्यवस्था कहां कहां प्रचलित है? जो ये संसदीय शासन व्यवस्था है या संसदीय सरकार की व्यवस्था वाला जो देश है वो ब्रिटेन है, जापान है, कनाडा है। आप भारत से समझ सकते हैं भारत कैसा है, संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश है, या भारत में संसदात्मक सरकार पाई जाती है, संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। साथ साथ में ब्रिटेन में भी पाई जाती है, क्योंकि ब्रिटेन से ही हमने क्या लिया है, संसदीय शासन व्यवस्था कहां से लिया है, ब्रिटेन से ही हमने लिया है।
तो ये आपकी हो गई संसदीय शासन व्यवस्था। इसके विपरीत बात करते हैं, या विपरीत नहीं कह सकते हैं, दूसरी जो व्यवस्था है वो क्या है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इसमें क्या होता है, सरकार की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देख लीजिए, कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, कोई जवाबदेह नहीं है। विधायिका के प्रति इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है, या संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामलों में विधायिका से पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। यही दोनों मेन अंतर है संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। संसदीय शासन व्यवस्था में जवाबदेह होती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जवाबदेह नहीं होती है। ठीक है ना, आया समझ में? अब ये व्यवस्था कहां पाई जाती है, या इसके अन्य नाम क्या है? ये गैर उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी, ये गैर उत्तरदायी, ये गैर संसदीय होती है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और ये निश्चित कार्यकारी व्यवस्था होती है। ये एक निश्चित कार्यकारी व्यवस्था होती है। इसका उदाहरण कहां है? अमेरिका में, ब्राजील, रूस, श्रीलंका इत्यादि देश इस व्यवस्था के उदाहरण है। जैसे अमेरिका में जो राष्ट्रपति है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो सर्वोसर्वा है, वो सर्वोसर्वा है, उसको किसी भी विधायिका के प्रति जवाब नहीं देना है, वो जो मन में आए वो करे, वहां कहीं उससे कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता है। तो ये स्वतंत्र होती है, गैर उत्तरदायी होती है। और जब किसी को कोई जवाब नहीं देना है तो इसीलिए इसको क्या कहा दिया गया? गैर संसदीय कह दिया गया। ठीक है ना, तो ये व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका आदि देशों में पाई जाती है। तो ये दो प्रकार की शासन व्यवस्था हो गई। किसी की देश में, कुछ ऐसे देश हैं विश्व समुदाय में जहां एक तीसरी प्रकार की भी शासन व्यवस्था पाई जाती है, जैसे उस पर बात कर लें। वो क्या है? तीसरे प्रकार की भी कार्यपालिका कुछ देशों में पाई जाती है। अब वो है क्या? क्या नाम दिया गया इसको? सामूहिक कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। प्लूरल एग्जीक्यूटिव, सामूहिक मतलब एक समूह में शासन होता है। जैसे भारत में क्या होता है, कैबिनेट शासन करती है लेकिन मुखिया प्रधानमंत्री है, तो यह समूह नहीं है, सबका अपना अपना दर्जा है। अमेरिका में राष्ट्रपति है, लेकिन तमाम ऐसे देश हैं जहां सामूहिक कार्यपालिका वाली व्यवस्था पाई जाती है। ये तीसरी व्यवस्था है, होती है भी लोकतांत्रिक है। अब इसकी क्या विशेषता है? इस प्रणाली में शक्तियां अंतिम रूप से एक व्यक्ति में संकेंद्रित ना होकर व्यक्तियों के एक समूह में होती है। समूह में कैसे? 2, 4, 6, 8 लोगों का एक समूह हो जाता है, और उस समूह में शक्तियां होती हैं, और उस समूह में जितने भी लोग होते हैं सब में बराबर शक्तियां होती हैं। विशेषता देख लीजिए, इस देश की कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यीय संघीय परिषद में सन्निहित होती है, जो सामूहिक कार्यपालिका होती है। और क्या विशेषता है? परिषद के सदस्य शासन शक्ति के दृष्टि से एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, ना कोई उच्च है ना कोई निम्न है। इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, एक कुछ समय के लिए चुने जाते हैं। और अब कौन होगा इसमें अध्यक्ष? तो क्रमवार से कहा गया है कि परिषद के सदस्यों का क्रमवार अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त होता है। कुछ दिन एक आदमी अध्यक्ष हुआ, फिर उसके बाद में दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, और सभी को एक क्रम से अध्यक्ष इसमें बनना होता है, और सभी के बीच शक्तियां बराबर होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप भारत की न्यायपालिका में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय में जैसे बात किया जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी मुख्य न्यायाधीश एक होगा और बाकी अन्य न्यायाधीश होंगे। तो जो अन्य न्यायाधीश है और मुख्य न्यायाधीश हैं, सभी की शक्तियां बराबर हैं, और उन्हीं वरिष्ठता के क्रम में इन्हीं न्यायाधीशों में से एक को क्या चुन लिया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश चुन लिया जाएगा, और यह क्रम चलता रहता है। तो यहां भी एक उदाहरण के तौर पर ऐसे यहां भी होता है। तो यह तीसरी जो व्यवस्था होती है, ये क्या होती है? ये सामूहिक कार्यप्रणाली वाली शासन व्यवस्था होती है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा भारत के संदर्भ में बात कर लिया जाए कि भारत में क्या है। तो भारत में चूंकि ब्रिटेन
से ही हमने संसदीय व्यवस्था अपनाई है, तो भारत में जो शासन व्यवस्था का स्वरूप है वो कैसा है? लोकतांत्रिक है, लेकिन लोकतांत्रिक का कैसा स्वरूप है? संसदीय शासन प्रणाली वाला स्वरूप है, जिसमें राष्ट्रपति देश का औपचारिक, देखो मैंने बताया था, नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक रूप में शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। और जिसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद सदस्य कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं। ये संसदीय शासन की व्यवस्था है भारत में। चूंकि ब्रिटेन से लिया गया है तो ब्रिटेन में भी ऐसे है, बस प्रधानमंत्री वहां भी मुखिया होता है, राष्ट्रपति जहां यहाँ औपचारिक प्रमुख होता है वहां सम्राट होता है। ठीक है ना? और क्या विशेषता है? लोकसभा के प्रश्न सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, चूंकि उत्तरदायित्व की भावना संसदीय सरकार की व्यवस्था है, इसलिए यहां होगी। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश या ब्रिटेन, किंतु ब्रिटेन के समान होती है, ब्रिटेन के सम्राट के समान होती है, ब्रिटेन के सम्राट के समान होती है। किंतु जहां ब्रिटिश सम्राट का पद वंशानुगत है, राष्ट्रपति का पद क्या होता है? चुना हुआ होता है। वंशानुगत है, लेकिन राष्ट्रपति का पद चुना हुआ होता है। ये भारत की बात हो रही है, चुना हुआ होता है। ठीक है ना? उसके बाद में भारत में एक लोकतांत्रिक, अच्छा इसीलिए ब्रिटेन तो लोकतंत्रात्मक देश है, ब्रिटेन तो लोकतंत्रात्मक देश है, भारत भी है, लेकिन ब्रिटेन का जो औपचारिक प्रमुख है सम्राट वो वंशानुगत है, भारत का जो औपचारिक प्रमुख है राष्ट्रपति वो चुना हुआ होता है। इसलिए दोनों संसदीय शासन व्यवस्था वाले लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन भारत लोकतांत्रिक के साथ साथ गणतांत्रिक भी देश है, अर्थात भारत एक गणराज्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो मुखिया है, यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो चुना हुआ होता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो ये भारत के संसदीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं हुई। तो इस लेक्चर में आपको सरकार, राजतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र की व्यवस्था कैसी है, अध्यक्षात्मक शासन और संसदात्मक शासन, संसदात्मक शासन क्या है, अध्यक्षात्मक शासन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये आपको बताया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब हम आगे, चूंकि भारत के संदर्भ में बात कर लिए, अब इसके आगे भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।